बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एईसी एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से खुश आमदीद। ये लेक्चर आपकी खिदमत में डॉक्टर शहबाज सईद प्रिंसिपल एईसी एजुकेशनल एकेडमी फैसलाबाद की तरफ से पेश किया जा रहा है। ये लेक्चर फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक से लिया गया है। चैप्टर नंबर है 1, लेक्चर नंबर है 2 और टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ लेवल्स या मुख्तलिफ सतहें। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछली वीडियो मैंने तमाम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको बताए थे और स्टेप बाय स्टेप हमने उनको जो है एक एक करके एक्सप्लेन करना था। तो आज उस लिहाज से जो है वो हम एक लेवल को देखेंगे जो कि मॉलिक्यूलर लेवल है, और उसके बाद हम जो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल इसको भी देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल तमाम ऑर्गेनिज्म जनरली जो है उनके अंदर एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि वो मुख्तलिफ एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और उसके नतीजे में वो जो है वो आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग बना के कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि वो जो एटमों के आपस में मजमुआ करने से, एटमों का इकट्ठे होने से जो कंपाउंड बन जाता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूल जो है वो एटमों की स्टेबल आप कह लें कि मजमूआ कहते हैं, एटमों का एक स्टेबल मजमुआ जो है उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और हमने पढ़ा था कि बायो एलिमेंट्स हैं और उनमें से जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब मुख्तलिफ किस्म की बॉन्डिंग अरेंजमेंट जो है उसके नतीजे में बहुत से किस्म की वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी, यानी बहुत से किस्म के इकसाम के मालिक्यूल जो है वजूद में आएंगे। अब इनमें माइक्रो मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं। माइक्रो मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल्स को कहते हैं जिनका मालिकुलर वेट थोड़ा हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मालिकुलर वेट 44 है तो ये थोड़ा है। इस तरह से पानी को अगर हम देखें तो इसका मालिकुलर वेट 18 है और ये भी कम है। इसके बक्स हम मैक्रो मालिक्यूल्स को देखते हैं, उनका मालिकुलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, इनका मालिकुलर वेट जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा होगा। इसका मतलब दो तरह के हमारे पास कंपाउंड बन गए, एक लो मालिकुलर वेट वाले और एक हाई मालिकुलर वेट वाले हो गए। लो मालिकुलर वेट वाले जो हैं उनको माइक्रो मालिक्यूल कहा गया है, जबकि बड़े मालिकुलर वेट वाले, ज़्यादा मालिकुलर वेट वाले जो हैं उनको हम मैक्रो मालिक्यूल कहेंगे। ठीक है जी, मैक्रो मालिक्यूल कहेंगे। तो इस तरह दो तरह से हमारे पास मालिक्यूल हो गए, एक माइक्रो मालिक्यूल यानी मालिक्यूल विद लो मालिकुलर मैस, और दूसरा मैक्रो मालिक्यूल विद हाई मालिकुलर मैस। अब हमने देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बुनियादी तौर पर कैसा कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी मालिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी अगर किसी मालिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल कह सकते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक मालिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते, और अगर कार्बन हो तो उसके ऑक्साइड्स वगैरह या साइनाइड्स वगैरह होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को हम अगर देखें तो उसमें बहुत से तादाद में माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल मुख्तलिफ इकसाम में पाए जाते हैं और मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उसमें ग्लूकोज है जो कि एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है, अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, फैटी एसिड मेम्ब्रेन में, ग्लिसरॉल ये भी लिपिड है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपको पता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल वगैरह होंगी और ये डीएनए और आरएनए बनाने में इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा एटीपी जो कि एनर्जी का कंपाउंड है, एडीपी जो कि एटीपी के टूटने से बनता है, और एएमपी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट और एडिनोसिन मोनोफास्फेट, ये तीनों कंपाउंड जो हैं ये एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक मालिक्यूल हमें नज़र आ रहा है, मालिक्यूल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। हम देखते हैं दूसरे लेवल को जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। जब मालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से सेल के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स वजूद में आते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स, इनको ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। और जब ये ऑर्गेनेलीज आपस में मिलते हैं तो पूरा सेल बनता है, यानी सेलुलर लेवल जो है वो जनरेट होता है। तो मुख्तलिफ और बेतहाशा तादाद में माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल आपस में अरेंज हो जाते हैं एक मखसूस तरीके से, और सेल और ऑर्गेनेलीज जो है वो क्रिएट करते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स है और उसमें सारे का सारा जानदार एक ही सेल पर मुश्तमिल है। प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर जिनको हम कहते हैं एक ही सेल में मुश्तमिल होता है। जबकि फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स को देखें तो ट्रिलियंस ऑफ सेल जो है खरबों सेल में हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये सक्रीशन प्रोटीन की सक्रीशन को प्रोसेस करने में इस्तेमाल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल के लिए इस्तेमाल होगा। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये सारे अपने अपने फंक्शन करते हैं और इनका अपना मखसूस स्ट्रक्चर भी है। अभी हम देखेंगे कि सेल जो है वो अपना तमाम तर फंक्शन अपने
बेसिकली ऑर्गेनेली के फंक्शन की मदद से करता है, यानी ऑर्गेनेलीज अपना अपना काम करते हैं और उसको अगर मिला लें तो कलेक्टिवली पूरे सेल का जो है वो काम बन जाता है। तो ये कह रहा है इट हैज़ बिकम क्लियर दैट द फंक्शन ऑफ द सेल आर कॉम्प्लेक्स बाय दीज स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कंपेरेबल टू ऑर्गन्स द बॉडी। जिस तरह हमारे जिस्म के ऑर्गन काम करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन जिस्म के काम करते हैं और हमारे जिस्म का फंक्शन बन जाता है। इन स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनेली कहा जाता है। ये ऑर्गेनेली जो है इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, यानी ये बेसिकली ऑर्गेनेली का जो पाया जाना है ये हमें डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताता है। प्रोकैरियोट्स में चूंकि मेम्ब्रेन्स नहीं होती तो मेम्ब्रेन वाले तमाम ऑर्गेनेलीज उनमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए उनके सेल के अंदर बहुत थोड़ी तादाद में ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल को अगर आप देखें तो तादाद में इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज जो हम पाई जाएंगे। उसकी वजह ये कि इनमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल अलबत्ता दोनों में होगी, सेल मेम्ब्रेन भी बेसिकली मेम्ब्रेन वाली मेम्ब्रेन ही है, लेकिन वो दोनों में होगी, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स हों। लेकिन जो उस मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे न्यूक्लियस और बाकी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये एब्सेंट होंगे यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स की रीडिंग करते हैं। एन ऑर्गेनिज्म molecular level, an organism usually do not occur in elements usually do not occur in isolated form। organism में molecule elements जो है वो isolated form में नहीं पाए जाते। the atoms of different elements combine with each other, जो मुख्तलिफ the atoms of different elements मुख्तलिफ elements के जो atom है combine with each other through ionic or covalent bonding to produce compound। वो ionic और covalent bonding के जरिए जो है जुड़ते हैं और compounds बनाते हैं। this stable form is called molecule। इस stable form को molecule कहा जाता है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम are the most common atom found in biological molecule। The different type of bonding arrangement permits biological molecule to be constructed in great variety and complexity। These may be micromolecules with low molecular weight like carbon dioxide, water, etc. or these may be or macromolecule with high molecular weights like starch, protein। Biological world has two types of molecule, organic and inorganic। An organic molecule is any molecule containing both carbon and hydrogen। Inorganic molecules do not include carbon and hydrogen together in a molecule। An organism is usually formed by enormous number of micro and macro molecules of hundreds of different types। Some most important abundant organic molecules in organism are glucose, amino acid, fatty acid, glycerol, nucleotide like ATP, ADP and AMP। Organelles and cell level, different enormous number of micromolecules and macromolecules arrange themselves in a particular way to form cells and their organelles। In case of simple organism like bacteria and most protists, the entire organism consists of a single cell। In most fungi, plants and animals, the organism may consist of trillions of cells। Numerous subcellular structures like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, ribosome, etc. have been studied for the structure and function। It has become clear that the function of the cell are accomplished by these specialized structures comparable to the organs of the body। These structures are called organelles। The arrangement of organelles speak of the division of labor within the cell। The prokaryotes have only a limited number and types of organelles in their cytoplasm। Eukaryotes are rich in number and kinds of membranous organelles। A cell membrane is however present in all cells whether prokaryotic or eukaryotic। स्टूडेंट ये आप सेल देख रहे हैं और सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपको नजर आ रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक, ये गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी एपरेटस है। इसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा जो है वो आप टिश्यू लेवल को हम स्टडी करेंगे। टिश्यू लेवल क्या है कि एक जैसे सेल आपस में मिल जाते हैं और वो टिश्यू क्रिएट कर देते हैं। इसको हम एक टिश्यू जो है वो एक जैसे सेल्स का मजमूआ है जो सारे मिलके एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इन मल्टीसेलुलर एनिमल प्लांट्स ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज इनटू लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। These are called tissues। Each tissue has a particular function in life of the organism। हर टिश्यू को मखसूस काम अंजाम देता है ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में। लाइक मसल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू को अगर हम देखें तो वो बेसिकली सिक्रीशन खारिज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जाइलम टिश्यू, फ्लेम टिश्यू एक्सेट्रा। दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, secretion, conducting water and translocation of sugar and protein। तो ये अपना अपना काम सर अंजाम देते हैं। प्लांट्स में टिश्यू जो आप कह रहे हैं इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते, एनिमल्स में टिश्यू बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, बड़े क्लियरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।